नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी आर ओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और उसी क्रम में पैरेलली यहाँ पे हम लोग PYQ देख रहे थे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि PYQ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका आपके एग्जाम का एक आईना होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो PYQ देखना और PYQ का नज़रिया क्या होना चाहिए आपका देखने का, यानी आपको कैसा देखना चाहिए PYQ, जैसे जिस फॉर्मेट में अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में कौन कौन से आपका टॉपिक है। अब इतिहास में आपका पता है कि इतिहास को 3 ही भागों में बांटा गया, प्राचीन, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन है और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इसमें जो है किस किस पोर्शन से किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनाए गए हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे तो कुछ प्रश्न डायरेक्टली रिपीट भी होते हैं। जैसे मान के चले तो मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको रिपीटेड प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लेटेस्ट 4-5 साल में जो हुआ है आप देख लेते हैं तो उस क्रम में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था 2021 वाला उसका देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग यानी 2 पेपर कंप्लीटली देख चुके हैं। ठीक है, तीसरा पेपर हम लोग देख रहे थे और ये पेपर जो आपका हुआ था 8 अप्रैल 2018 को। ठीक है, तो इसका हिंदी सेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इसका हम लोग ये जनरल स्टडीज वाला जो समान अध्ययन है ये सेक्शन देखने वाले हैं और इसमें हम लोग एक एक सेक्शन वाइज को प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो आपका ध्येय इससे लगभग पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया। PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारा अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा GS वर्ल्ड पुराना वाला से 5-6 टेस्ट देखे हैं, अब वो काम का है नहीं। GS वर्ल्ड जो न्यू वाला आया है उसमें हम लोग 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी आगे का जो भी होगा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। अभी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो हम आपके लिए करा रहे हैं। इसके अलावा जो है PCS मंत्रा का टेस्ट हम लोग देख रहे थे और उसमें 7 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो 5 टेस्ट उसका भी बचा हुआ वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तभी आज हम लोग PYQ देखने वाले हैं। ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं तो YCT पब्लिकेशन है आपका, यूथ कंपटीशन टाइम्स है। तो ये चाहे मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। बाकी PDF वगैरह के लिए थोड़ा सा धैर्य बना कर रखेंगे। जैसे ही PYQ का सेक्शन है सारा कंप्लीट हो जाता है 4-5 पेपर, ऐसे में एक पेपर ऑलरेडी 2021 वाला आपको अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी टेस्ट सीरीज जो भी हुआ लगभग सारा अपलोड हो चुका है, तो जो लोग देखना चाहते हैं जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे दिया गया है। ये 2-4 पेपर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सारे का जो है एक ही साथ हम PDF वहाँ पे अवेलेबल कर देंगे, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। बाकी जो है मेरा टारगेट है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सके। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अप्रॉक्स कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डेट कितना है एग्ज़ाम का, तो जो अभी अप्रॉक्स 4 फरवरी जो है कहीं कहीं से खबरें जो है सुनने में आ रही है, हो सकता है फरवरी मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, जब कैलेंडर आ जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, बाकी ये जो है एक अनुमान है। तो आप अपना तैयारी करते रहें सेक्शन वाइज, आप सभी को पता ही है। ऑलरेडी हम सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, आप यूपीपीसीएस आर ओ में जाकर देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस का बिल्कुल डिटेल सिलेबस जो है आपको दिखाया गया है और वहाँ पे कौन सा टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, कौन से कितने मार्क्स के आते हैं, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो बाकी आप लोग जो है टेस्ट देते रहे, अपने प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पर पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ पैरेलली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको अटेम्प्ट करना भी चाहिए। ठीक है, आपको आता है तो आपका रिवीजन होगा, नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई आप सभी का फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। कोई आपका यदि डिमांडिंग टॉपिक आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप, अच्छा बाकी उसके अलावा रिवीजन के लिए आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो एक लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे रिवीजन के लिए बहुत सारे, जैसे पॉलिटी है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर ओ के लिए। ठीक है, ये सब वहाँ पे रिवीजन कराया गया है। साइंस का भी कुछ सेक्शन है यहाँ पे, जैसे फिजिक्स कंप्लीट करा दिया गया है। इसके अलावा रीजनिंग देखना चाहते हैं तो आप लाइव सेक्शन में जाकर रीजनिंग का पूरा वीडियो 4-5 घंटे में कराया गया, जाके देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ खासा बात है नहीं। देखिए मैथ रीजनिंग मिला के लगभग 40 प्रश्न लगभग एवरेज जो है देखने के, मान लीजिए कि 10 से 14, 40 में बताया था, 10 से 14 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। बाकी किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका 8 अप्रैल 2018 को एग्जाम हुआ था, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2017। ठीक है, तो एक एक टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे और इसमें देखिए सबसे पहले जो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनाए गए हैं इसको देखते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक अपना है कि बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपका। और ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ आचार्य है और एक तरफ सिद्धांत है, इनके द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया। अब देखिए प्रश्न देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस तरह से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आचार्य के सिद्धांत, यानी थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ नॉलेज भी आपको चाहिए।
ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। लकुलिश है, नागार्जुन है, भद्रबाहु है, गोशाल है, ये लोग कौन कौन से जो है सिद्धांत दिए थे। चलिए अब ऑप्शन यदि आप सभी को नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, आंसर आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, और आंसर मेरे साथ यदि पैरेलली करेंगे, देखिए अपने टाइम का अगर इफेक्टिव आप यूज करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, लकी लिस्ट जो है ये पाशुपत संप्रदाय के, तो ये किताब का 3 बनेगा। नागार्जुन सभी लोग किए होंगे, नागार्जुन जो है शून्यवाद, तो ये 2 बन जाएगा। भद्रबाहु तो ये जैन थे, जैन गुरु थे। गोसाल के बारे में बात करें तो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड थे। यहाँ पे 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन बी में ही है। बी जो लोग किए होंगे सारे लोग का सही आंसर है। देखिए रोज 7:30 बजे आपको टेस्ट अपलोड हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, लकी लिस्ट अगर आपको याद नहीं है याद कर ले। लकुलिस जो है पाशुपत हो गया, नागार्जुन शून्यवाद हो गया, भद्रबाहु जैन और गोशाल आजीवक संप्रदाय के हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास से अगला जो प्रश्न है आपका, ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है, ये पूछा गया। आसान सा प्रश्न है। त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ, और देखिए ये क्वेश्चन आरो यारो से ही रिपीट किया हुआ है। ठीक है, एक और पेपर में यही सेम क्वेश्चन डला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। यही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था आपका। त्रिरत्न और त्रिपिटक का काफी विशेष महत्व है बौद्ध धर्म में देखेंगे तो। ठीक है, बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें 3 है आपका, सुत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। ठीक है, त्रिरत्न में देखेंगे तो ध्यान रखेंगे बुद्ध और धम्म और संघ। ठीक है, तो त्रिरत्न ऐसे देखेंगे तो त्रिरत्न तो आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में दिखेगा। ठीक, चलिए तो ये 2 प्रश्न आपके हो गए बौद्ध धर्म जैन धर्म वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखते हैं, और ये प्राचीन भारत का हम लोग इतिहास ही देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे तो ये मौर्य और मौर्योत्तर काल से है, तो ये भी प्राचीन का आपका टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें गलत आपको बताना है। ये अभिलेख है और एक शासक है, यानी कौन से अभिलेख किन शासक से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, हाथी गुफा खारवेल, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए नासिक अभिलेख अगर देखेंगे तो ये गौतमीपुत्र जो है, ये गौतमीपुत्र ये सही है आपका। हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल से रिलेटेड था, खारवेल के बारे में जानकारी हमको मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का नहीं था, ये किसका था, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। गिरनार का जो अभिलेख है रुद्रदामन प्रथम से, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड कोई अभिलेख खाते हैं बिल्कुल, एहोल का अभिलेख। ठीक है, एहोल का अभिलेख इनसे रिलेटेड था उस पुलकेशिन द्वितीय से। ये 3 हो गया आपका। अभी हम लोग प्राचीन भारत का ही प्रश्न देख रहे हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे देखें, ये गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से है रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गोपाल, देवपाल, महिपाल या धर्मपाल। तो ये अभी तक बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आप आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या है यहाँ पे, धर्मपाल। वैसे पाल वंश के धर्मपाल थे, ऐसे पाल वंश के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन थे आपके, गोपाल थे। गोपाल जो थे आपके पाल वंश के संस्थापक थे। और इसके बाद देखेंगे तो धर्मपाल इसमें आते हैं आगे चल के 770 से 810 तक लगभग ये इनका शासन रखता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं ये। और बिहार में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, ठीक है, इनके द्वारा जो है कराया गया। साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गाँव दान भी दिया गया था। ये सब बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है प्राचीन भारत के इतिहास से आपको यहाँ पे 4 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला एक टॉपिक है आपका 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक जो सामाजिक स्थिति थी उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। प्राचीन भारत में देखेंगे तो निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम से संयोजित करके और उत्तर नीचे की ओर कूट का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे कालक्रम यदि आपको पता है तो आप करेंगे, नहीं तो इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आंसर करें इसका। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये। देखिए यहाँ पे यशो वर्मा है, विद्याधर, धंग और कृति वर्मा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे विद्याधर देखे, विद्याधर इनका कार्यकाल जो है 1019 से लेके और आपका 1029 तक। ठीक है, धंग का कार्यकाल अगर देखेंगे तो 950 ईस्वी से लेके
1002 ईस्वी तक। कृति वर्मा का अगर देखते हैं तो इनका कार्यकाल जो है 1060 से लेके और 1100 ईस्वी तक। और यशो वर्मा, ये जो है इनका कार्यकाल देखेंगे तो 930 से लेके 950 तक। अब ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आपसे नहीं होगा तो परेशान नहीं होंगे, एक आध प्रश्न एग्जाम में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है 930 3 हो जाएगा सबसे पहले, और ये आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। 3 2 3, इसके बाद 2, फिर 1 और फिर 4। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि गुर्जर जो है प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बराह की है। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है, चूंकि प्राचीन भारत के इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आप चाहे मौर्य काल में जाए, उसके बाद यदि गुप्त काल वगैरह में जाएंगे और फिर साउथ इंडिया में अगर पहुंचेंगे आप दक्षिण भारत के इतिहास में, तो बहुत सारे राजा उस समय उपाधियां धारण किया करते थे। तो वहां से भी प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। जैसे गुर्जर प्रतिहार शासक में किसकी उपाधि आदि बराह की थी, ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज जो है ये प्रतापी राजा थे, मिहिर भोज, और लगभग 50 वर्ष तक इनका शासन रहा था मिहिर भोज का, ठीक है। सबसे प्रतापी राजा ये लगभग रहे थे, ठीक है। 800 देखेंगे तो 36 से लेके 885 ईस्वी तक, ठीक है। और ये जो है वैष्णव उपासक भोज प्रथम अपने सिक्के पे आदि बराह का उपाधि का अंकन कराए थे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, और ये आपका हो गया एक तरह से प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न, तो टोटल 6 प्रश्न हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका देखते हैं हम लोग, ये है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। यहाँ से देखिए कैसे कैसे प्रश्न, पहला दिल्ली सल्तनत से है। जनरली 2 तरह के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अभी तक 2-3 पेपर हम लोग देखें। एक तो आपका दिल्ली सल्तनत से कुछ टेन्योर कि कब कौन रहा था, और दूसरा जो है उनके शासन प्रशासन से रिलेटेड जो शब्दावली है उनसे प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी कब जो है बदला गया, अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ, जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई, और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध है, पहला युद्ध 1191 हुआ था, दूसरा कब हुआ था, 1192 ईस्वी में, ठीक है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट जलाउद्दीन खिलजी की हत्या की बात करें तो ये 1296 ईस्वी में। अफगान जो है आपका षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो ये 1325 में, 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी जो परिवर्तित किया गया था ये आपका 1327 में। तो यहाँ से आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहला जो घटना हुआ है ये तराइन का युद्ध, तो 4 पहले हो जाएगा। अच्छा इसमें देखें तो 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, केवल एक में, तो ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं 4 3 2 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिडाइबल इंडिया मध्यकालीन भारत से आपका क्या पूछा गया है। देखिए ये पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे रणथंबोर चित्तौड़ है, देवगिरी गुजरात, ठीक है। चलिए इस इनसे जो है जुड़े हुए कौन लोग थे, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए रणथंबोर की बात करें तो इससे रिलेटेड हमीर देव हो गए, ए का 3 बना। चित्तौड़, चित्तौड़ से राणा रतन सिंह हो गए, तो बी का आपका 4 बन गया। देवगिरी से रिलेटेड बात करें तो राजा राय रामचंद्र हो गए, और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। गुजरात से रिलेटेड जो है आपका कर्णदेव हो गए, तो ऐसे में ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, 3 4 2 1, ये तो ऑप्शन डी में है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यात्री हैं और ये गृह देश है इनका, यानी कौन से यात्री जो ये भारत की यात्रा किए थे, और ये इनका गृह देश क्या है। जैसे इब्ने बतूता यहाँ पे दिया गया है, मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक तुर्की, नूनिज पुर्तगाल। इसमें क्या बताना है आपको, गलत कौन सा है। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए इब्ने बतूता जो है मोरक्को का ही यात्री था, अफ्रीका में मोरक्को से। मार्को पोलो जो है इटली का। अब्दुल रजाक ये तुर्की का नहीं, ये ईरान। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब्दुल रजाक आपका ईरान हो जाएगा। और नेक्स्ट नूनिज जो है पुर्तगाल, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 9 हो गया। ये देखिए हम लोग अभी मध्यकालीन भारत से प्रश्न देख रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे क्या पूछा गया है।
पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट करके बहुत सारे एग्जामों में अभी तक पूछा गया है। दीवाने ए अमीर कोही, ये बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दीवाने अमीर ए कोही जो था आपका, ये एक कृषि विभाग था। ठीक है, कृषि विभाग था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये आपको बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे बहुत सारा डिसीजन लिया था, लेकिन ये बहुत सारे डिसीजन में सफलता हासिल हुई थी। और इसके द्वारा जो है उस समय देखेंगे तो आपका सांकेतिक मुद्रा भी चलाया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उलुग खां भी इसमें रखा गया था। ठीक है, राजधानी परिवर्तन करने का काम किया। ये सबसे था कि दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे शिक्षित और विद्वान योग्य व्यक्ति यही था जो सुल्तान बना था। बाकी जो है इसको लोग पागल, रक्त पिपासु इन सब के नाम से जानते थे, और बहुत सारा डिसीजन इसका असफल रहा, क्योंकि कुछ कल्पना जो है समय से परे था। जैसे उस समय आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सांकेतिक मुद्रा चलाना, ठीक है, उस समय के लिए सही नहीं था, ये फ्लॉप रहा था। चलिए खैर, प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है आपका भक्ति आंदोलन से, और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। मोइनुद्दीन है, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका नसरुद्दीन। ठीक है, चिश्ती संत, और यहाँ पे चिराग ए दिल्ली जो है, चिराग ए दिल्ली कहा जाता था ये नसरुद्दीन को। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जानते थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही, बाबा फरीद को जो है यहाँ पे देखेंगे तो फरीदुद्दीन जो है गजे शंकर, ठीक है, ये सब नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिश्ती संत तौहीद इलाही के रचनाकार कौन थे, नसरुद्दीन, और इनको जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता था। जबकि निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही, बाबा फरीद को जो है फरीदुद्दीन गजे शंकर। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद घुरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया संप्रदाय का नींव डाला। तो ये भी सब ध्यान रखेंगे, चिश्ती संप्रदाय का नींव किसके द्वारा डाला गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य से पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। शाहरुख नाम से सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये बाबर के द्वारा आपको चलाया गया था शाहरुख नाम से सिक्का। ये चांदी का सिक्का था आपका। अब बाबर के बारे में आप सभी को पता ही होगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ठीक है, 4 युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया था, ये सब हम लोग देखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका 13। अब देखिए 12 प्रश्न यहाँ पे हो गए आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन से। ठीक है, जिसमें 5-6 प्रश्न आपका 6 प्रश्न प्राचीन से था, 6 वहाँ पे मध्यकालीन। अब आधुनिक भारत से थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न होता है, देखते हैं हम लोग। उसमें पहला टॉपिक देखेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ और किसान आंदोलन। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनाए गए हैं। इसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन जो है, यह सामाजिक सांस्कृतिक जागृति बोल सकते हैं, सामाजिक सुधार बोल सकते हैं। और जो उस समय मजदूर संघ किसानों का आंदोलन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कौन कौन सा विद्रोह हुआ था और कब हुआ था, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। देखिए आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर आप कर सकते हैं। देखिए अहोम है, कोल है, संथाल है और मोपला है। देखिए आप आंसर कर लेंगे अहोम विद्रोह, ये आपका 1828 में, तो 1 का तो 2 बनेगा। ठीक है, कोल विद्रोह जो हुआ था आपका 1831-32 में, तो 4 हो जाएगा। संथालों का विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, 1 हो गया। मोपला का विद्रोह ये आपका 1921 में, तो ऑप्शन यहाँ से 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखिए यहाँ पूछा गया है कि चंपारण जो है कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ठीक है, ये प्रश्न भी रिपीट किया गया है, देखिए। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति में कौन कौन लोग थे, यानी कौन नहीं थे, ये पूछा गया है।
तो ये पहला है एफजी सलाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे, अनुग्रह नारायण जो है। सिन्हा इसमें नहीं थे, बाकी सब लोग यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, चंपारण जो है किसानों को दुर्दशा के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी। पता ही है कि गांधी जी यहीं से हाईलाइट हुए थे। 1917 चंपारण जो है आंदोलन, तो उसमें एक चंपारण जो है किसानों को दुर्दशा के लिए क्या बनाया गया था, एक आपको समिति, और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड जो है गाइड, उसके अलावा जो है एफजी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण में समिति बनी थी। महात्मा गांधी इसमें, डीजे रीड, उसके बाद इसमें अडामी, हरिहर प्रसाद नारायण, ये सब लोग शामिल थे इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कूका आंदोलन आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो पंजाब का था। देखिए यहाँ पे दो, एक कूका आंदोलन था, एक कुकी आंदोलन था। ठीक है, आप लोग जिनको पता होगा लिखेंगे। कुकी आंदोलन जो है ये कहाँ पे, किस राज्य में कुकी आंदोलन आपका हुआ था। ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुकी आंदोलन आपको देखने को मिला था। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, और ये जो है कूका आंदोलन जो है भगत जवाहर महल के द्वारा 1840 में, नाम भी याद रखेंगे, कूका आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, भगत जो है जवाहर महल। ठीक है, एक धार्मिक आंदोलन था ये, अब बाद में ऐसे राजनीतिक रूप ले लिया था, लेकिन शुरुआत में ये धार्मिक आंदोलन था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो अभी हम लोग 2-3 प्रश्न देखें, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या आपका 13, 14, 15 और 16। ठीक है, आप देख सकते हैं 15 तक, ये 16 देखने वाले हैं। ये आपको ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार हो गया या किसानों का आंदोलन से रिलेटेड हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग और अधिनियम। इस टॉपिक से देखते हैं कैसे प्रश्न बनाए गए हैं। कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। अस्थाई स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि ब्लेजली, राज्य अपहरण नीति डलहौजी, अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए इसमें सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली का ही था, और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग या राज्य अपहरण नीति बोले या हड़प की नीति बोले, डलहौजी का ही था। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस द्वारा ही लाया गया था। अस्थाई स्वशासन जो है लिट्टन के द्वारा नहीं, ये रिपन के द्वारा लाया गया था। यही ऑप्शन क्या है आपको गलत है, तो ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए तभी हम लोग इतिहास का प्रश्न देख रहे हैं। यहां पे ध्यान देंगे तो स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड ये पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन भी आप सभी को दिख रहा होगा। घटनाओं पर विचार करना है और इनको काल क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता है, सांप्रदायिक पंचायत है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है, आप लगा सकते हैं। देखिए आंसर करें इसका। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करेंगे, गांधी इरविन के बीच समझौता कब हुआ था आपका, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद देखिए सांप्रदायिक पंचायत वाली जो बात है, यानी कम्युनल अवार्ड वाली, तो ये 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन अगर बात करेंगे तो ये जो है 1931 में हुआ था आपका, लेकिन ये जो है आपका 7 सितंबर से लेके और आपका 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक 1931 में। और नेहरू रिपोर्ट जो है आप सभी को पता ही है कि नेहरू रिपोर्ट आपका 1928, 28 अगस्त 1928। अब आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले घटना जो हुआ ये आपका नेहरू रिपोर्ट वाला हुआ, तो पहले 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो ये गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई जो है प्रतिनिधि पार्टिसिपेट नहीं करता है, वैसे में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं 1 और उसके बाद 3, और सांप्रदायिक पंचायत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका 4, 1, 3, 2 ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा, गोखले तो ये गांधी के गुरु थे, बीसी पाल हैं, बीजी तिलक, सी आर दास। आंसर आप लोग कर लेंगे, सही आंसर बी आर दास ही हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सी आर दास, चित्तरंजन दास थे ये। तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा गया है कि ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है, वह कुट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लिया गया था? ये जो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द है, किस जो है टर्म के लिए यूज किया गया था? जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों को, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर करें इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन रूबिकॉन जो है, ये जब आपका गांधी जी को जो है आगा का पैलेस में रखा गया था, आमरण अनशन पे गए थे, तो उनके संभाविक जो है मृत्यु को लेके ये ऑपरेशन रूबिकॉन वाली बात कही गई थी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 20। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यही आपको प्रश्न होगा, बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में होगा। यहाँ पे समाचार दर्पण है, मिरातुल अखबार है, केसरी है, यंग इंडिया है, किनका किनका रचना है ये पूछा गया है। ठीक, चलिए तो ये आप लोग आंसर कर सकते हैं। और इसमें देखें तो समाचार दर्पण ये जो है जेसी मार्समैन का, ए का तो 4 बन जाएगा। मिरातुल अखबार ये आपका राजा राम मोहन राय, 1 हो जाएगा। केसरी, केसरी आपका बीजी तिलक का हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी, ये 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, और जो ऑप्शन 4 1 2 3 होगा देखते हैं, 4 1 2 3 ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। देखिए, चलिए इसको थोड़ा जूम इन करना होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? मेजर जनरल शाहनवाज, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, या मेजर करतार सिंह? आंसर करें इसका। अच्छा प्रश्न है। देखिए शाहनवाज खां भी जुड़े थे आजाद हिंद फौज से, प्रेम कुमार सहगल भी, शौकत अली, करतार सिंह, ये सब लोग जुड़े ही थे आजाद हिंद फौज से। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं जुड़ा था, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क भी किया गया है। बाकी देखिए इसमें डी आयोग की ओर से माना गया था, बल्कि डी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इससे से आपका करतार सिंह भी इससे जुड़े हुए थे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। देखिए निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कब कौन घटना हुआ था। ठीक है, आंसर करें आप लोग। ठीक है, देखिए अगस्त प्रस्ताव हो गया, पूना पैक्ट हो गया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर कर लेंगे। देखिए सांप्रदायिक निर्णय वाली जो घटना है, ये जो है आपका 1932। पूना समझौता जो हुआ था ये भी 1932 में हुआ था, लेकिन सांप्रदायिक निर्णय आपका 16 अगस्त को हुआ था। और ये पूना समझौता आपका उसके बाद, यानी ये सितंबर में हुआ था, 24 सितंबर 1932। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो आप सभी को पता ही होगा, ये 1940 का है, 8 अगस्त 1940। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये आपका 17 नवंबर 1932। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17 नवंबर 1932। ठीक है, तो आप सीक्वेंस लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले यहाँ पे आपका सांप्रदायिक निर्णय वाला बात हो जाएगा, फिर इसके बाद पूना पैक्ट हो जाएगा 24 सितंबर को। ठीक है, अगस्त में ये हुआ सांप्रदायिक, फिर पूना पैक्ट, फिर आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और लास्ट में अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये आपको टोटल 22 प्रश्न जो पूछे गए थे इतिहास से। ठीक है, तो 22 प्रश्न इतिहास से इसमें टोटल पूछे गए थे, इसमें मॉडर्न का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक, बाकी अब सेक्शन जो है नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। सांप्रदायिक निर्णय जो है 16 अगस्त 1932। आप डेट याद नहीं रख सकते हैं तो आप याद रखें अगस्त 1932, सितंबर में पूना समझौता, फिर आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर, और फिर अगस्त प्रस्ताव। तो आप सभी को पता होगा। अब भारत का भूगोल जो है, और भारत के भूगोल में सबसे
पहला जो टॉपिक है आपका भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा प्रश्न है देखते हैं। पहला है यहाँ पे पृथ्वी की सतह का वह भाग जिसपे भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है भूकंप मूल, अधिकेंद्र या सिस्मोसाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। भूकंपीय तरंग को जहां रिकॉर्ड किया जाता है वो पूछा गया है, तो आप लोग आंसर किए होंगे, सही ऑप्शन अधिकेंद्र ही हो जाएगा। ठीक है, अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे पहाड़ी हैं और राज्य हैं, यानी ये पहाड़ियाँ जो है कौन कौन से राज्य से रिलेटेड है ये पूछा गया है। गारो है, मिरी है, कोली मलाई है, फिर आपका डालमा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए गारो की पहाड़ी जो है ओके, देखिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे गारो की पहाड़ी जो है ये मेघालय से, ठीक है, एक एक हो जाएगा। मिरी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो ये 3 बन जाएगा। कोल्ली मलाई ये जो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, और डालमा आपका ये झारखंड हो जाएगा। तो 4 हो गया, 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए में ही है। तभी हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह आसान सा प्रश्न पूछा गया, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए ये आपका भारत का मैप है, और इसमें देखेंगे तो आपका टोटल जो है तटीय राज्य 5 और 4 टोटल 9 ही होगा। ठीक है, यहाँ आपका गुजरात से कहानी शुरू होगा। ठीक है, तो ये टोटल 9 तटीय राज्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, फिर आपका गोवा, ये मैप से एक छोटा सा प्रश्न था, फिर आपका महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और लास्ट में यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ये तटीय राज्य हैं भारत के। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश आपका पूछता तो आपको पता ही है कि अंडमान निकोबार हो गया आपका, लक्षद्वीप पुदुचेरी होगा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो प्रश्न संख्या 25 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 26। अच्छा, आप लोग कमेंट में लिखेंगे भारत में जो है तटीय राज्य में सबसे ज़्यादा लंबा जो है सीमा रेखा कौन शेयर करता है और सबसे कम कौन शेयर करता है। चलिए एक बता देते हैं, सबसे ज़्यादा जो है गुजरात शेयर करता है। ठीक है, सबसे कम कौन शेयर करता है, तो सबसे कम आपका गोवा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड बिहार है, छत्तीसगढ़ हिमाचल है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, देखिए आप लोग ऑप्शन कर लेंगे, ऑप्शन डी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें थारू जनजाति देखने को मिलती है। ऐसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है आपको। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपको गोंड, खरवार, इसके बाद ये तीसरी जनजाति आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका, ये है मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई और कृषि। तो इसमें पहला प्रश्न है कथन और कारण है। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रद्रकांश बड़े आकार में पाए जाते हैं। सही जो है कुट देख के आपको उत्तर बताना है। देखिए सबसे पहले लिखा है कि मिट्टी की प्रजाति में मृत्तिका ये अधिकतम जल धारण करती है। ठीक है, पहला लिखा है। दूसरा लिखा है कि मृत्तिका में रद्रांश बड़े आकार में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर रद्रांश जो है बड़े आकार में पाए जाएंगे तो ये तो जल धारण अधिक करेगी नहीं, तो एक तो गलत यहाँ पे होगा, दोनों में से कोई एक आप आंसर कर लिए होंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बिल्कुल, कि मिट्टी की प्रजातियों में जो मृत्तिका है सबसे ज़्यादा जल धारण करती है।
क्योंकि इसमें देखेंगे तो इसका रदकांश जो है छोटे आकार का होता है, लगभग जो है 0.002 mm के करीब में। तो यहाँ पे जो है आर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए सही और आर गलत, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बनेगा सी, ये सही है और आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तभी हम लोग ज्योग्राफी और उसमें भी भारत का भूगोल हम लोग देख रहे हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है कि आखिर जल धारण का घटता हुआ क्रम, ध्यान देंगे सबसे ज्यादा जो है किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, मुश्किल प्रश्न नहीं। देखिए, मृत्तिका है, गाद, बालू। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ध्यान देना है कि घटता हुआ है, नहीं अवरोही क्रम आपको सजाना है। तो जित अभी हम लोग देखे थोड़ी देर पहले कि जल धारण क्षमता किस में ज्यादा होगा, जिसका रध्र कांस का जो है आपका आकार क्या होगा, जिसका छोटा होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए मृत्तिका, फिर गाद और फिर बालू, चूंकि यहाँ पे घटता हुआ क्रम बताना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 28 हो गया। 29, देखिए एक तरफ बांध है और एक तरफ नदी है। ठीक है, सुमेलित करना है, आंसर करें इसका। देखिए, दुलहस्ती है, गांधी सागर है, उकाई है और तवा है। कौन कौन से नदी पे बनाया गया है, ये पूछा गया है। देखिए, दुलहस्ती बांध ये जो है चिनाब नदी पे, तो ये का 2 बनेगा। गांधी सागर बांध आपका ये चंबल नदी पे। नेक्स्ट है आपका उकाई बांध, ये आपका तापी नदी पे। और तवा बांध, तो तवा पे ही, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, 2, 1, 3, 4। ज्योग्राफी में अगला जो आपका सेक्शन है, ठीक है, देखिए इसमें है खनिज शक्ति संसाधन उद्योग और व्यापार। ठीक है, इसे देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रचुरतम स्रोत है। टर्शियरी है, विंध्यान है, गोंडवाना, धारवाड़। इन किस में जो है सबसे ज्यादा धात्विक खनिज पाया जाता है, ये पूछा गया है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह में देखेंगे तो भारत में जो है ज्यादातर इसी में खनिज देखने को मिलते हैं, चाहे लोहा, अब्रक, क्रोमियम, तांबा, सोना वगैरह यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। तो ये जो आपका भारत के भूगोल से प्रश्न थे। ठीक है, अगला जो है आपका ये विश्व का भूगोल है, और विश्व के भूगोल से पहला प्रश्न है आपका ये, चुकाई माटा जो है यानी चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तांबा, लोहा, चांदी या मैग्नीज। तो देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तांबा। ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है देखते हैं, तो ये आर्थिक भूगोल से एक प्रश्न था। मानव भूगोल और ये आपका मैप वगैरह से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इसमें घास का मैदान है और एक तरफ देश है। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लिया जाए। देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर करें इसका। देखिए पाज है, यहाँ पे पुस्टैज है, वेल्ड है, डाउन्स है। ये आंसर आप लोग कर लिए होंगे। पंपाज जो है ये घास का मैदान जो है आपका अर्जेंटीना में, तो ये का 3 बन जाएगा। पुस्टैज ये जो है आपका हंगरी में, 4 हो जाएगा। वेल्ड वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका, 2 हो जाएगा। डाउन्स डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो मैप वाला एक प्रश्न हो गया। चल देखिए सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूश। अब अगला टॉपिक है आपका जनसंख्या नगरीकरण। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, जन्म नियंत्रण।
नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 35। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? सबसे कम जो है साक्षरता किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, अभी तक तो हमारे पास 2011 वाला ही डाटा अवेलेबल है, तो आपको 2011 जनगणना ही प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 2011 का जो रिपोर्ट है, इसमें भारत का साक्षरता दर 73% बताया गया। पुरुष इसमें 80.9 और महिला का 64.6। अगर अधिकतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केरल, इसके बाद मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा। न्यूनतम वाला में देखें तो इसमें बिहार, फिर अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो इसमें राजस्थान ऑप्शन में दिख रहा था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड, केरल, सिक्किम और मणिपुर। ये अच्छा प्रश्न था एक, यानी पहले के कंपेयर में देखें तो कमी आई है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अब कमी आई है यानी पहले, इससे पहले कब जनगणना हुआ था? 2001 में, तो ये 2001 से कंपेयर किया जाएगा 2011 का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। देखिए, 2001 से 11 की बात करेंगे तो राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में नागालैंड देखिए निगेटिव में है, -0.6 है, यानी पहले भी जो जनसंख्या था उससे भी कम हो गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दादर नगर हवेली में 55 से 90% तक, और न्यूनतम देखेंगे तो लक्षद्वीप में यहाँ पे दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 37। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता जो है सर्वाधिक थी? सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ थी? तो इन ऑप्शन में देखें मणिपुर, पंजाब, असम। इस ऑप्शन में जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में लगभग 79%, 80 के करीब में, फिर पंजाब में हो जाता, फिर असम और फिर आपका मध्य प्रदेश। वैसे तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो है केरल में साक्षरता दर। ठीक है, और कम में पूछा जाए तो बिहार हो जाता है आपका। चलिए 38 देखते हैं प्रश्न संख्या। पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अच्छा प्रश्न था ये। देश की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो ये जो है ऑप्शन बी 31.16। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 39। देखिए, यहाँ पूछा गया था कि भारत जो है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा था? तो ये बिहार का ही है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। ये भारत वाला है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग। जबकि देश में सबसे ज़्यादा बिहार 1106, जबकि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मात्र 17 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो दिल्ली है। दिल्ली में एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग? 11,320 लोग। ठीक है, जबकि न्यूनतम जो है ये अंडमान निकोबार हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोट का सही उत्तर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा सा गहराई में जाकर पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पूछा गया है नगरीकरण को अवरोही क्रम में बताना है। गुजरात है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अब नगरीकरण करने का क्या तात्पर्य यहाँ पे? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से है। तो इसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा, और इसके बाद इसमें गुजरात हो जाता, तो 3 और फिर 1। इसके बाद देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऑप्शन 2 में, और फिर इसके बाद आपका इससे कम पश्चिम बंगाल। तो 3, 1, 2, 4। चलिए 3, 1, 2, 4 तो ऑप्शन में यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ऐसे ऑप्शन 3, 1, 2, 4 ही होना चाहिए। ठीक है, 3 तो है यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसको 3 1 2 4 ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे बी दिया गया है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं, देखिए महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा, फिर गुजरात वगैरह हो गया। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे आपका 41। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी 42.61%, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा गया आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम थी? सबसे कम पूछा गया है यहाँ पे, तो नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ हो जाएगा? हिमाचल में। यहाँ पे गांव में लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 43। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पे? अभी दूसरा स्थान पूछा है, ठीक है। ये आपको साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों में पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का साक्षरता दर आपका कितना है? तो 91.3% है, ठीक है। जबकि नगरीकरण का बात करें तो लगभग 52% के करीब में है। देखिए, तो पहला जो है आपका केरल था, दूसरे पे कौन हो जाएगा? मिजोरम। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से 11 तक कितना बढ़ा है? तो पिछले 10 साल में जो 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है, तो 11.45% ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो लगभग 11.41 था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन इसी को सही माना जाएगा, 11.45%। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 45। यहाँ पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आंसर करें आप लोग इसका। देखिए, तो यहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा गाजियाबाद का हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें गाजियाबाद ही सबसे ज्यादा हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको दिया है, ठीक। वैसे तो अगर पूछा जाता तो ऑप्शन में यदि आपको दिखता है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, ये सही हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये आपका जो है नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है। तो तीसरा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब जनसंख्या नगरीकरण को आप चाहे तो भूगोल में शामिल कर सकते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और इसमें पहला टॉपिक है नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य का नीति निदेशक। उसमें पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर भी लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल जो है आपका 17, आर्टिकल 17। अच्छा, 14 में किसका बात किया गया है? तो विधि के समक्ष समता का बात किया गया है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध की बात की गई है। 16 में जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है, ठीक है। ये प्रश्न संख्या आपका 46 47 देखते हैं। देखिए, यहाँ पूछा गया है विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से एक प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? किसी राज्य के, यहाँ पे देखिएगा विधानसभा पूछा गया है, न्यूनतम और अधिकतम आपसे पूछा गया है। 170 आर्टिकल क्या बताता है आपको? आंसर करें। देखिए, न्यूनतम जो है आपको ये 60, ठीक है, न्यूनतम 60, और अधिकतम जो है आपको 500। 500 से अधिक नहीं हो सकता, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अभी भारत में आपको पता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा का सीट कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन 500 से अधिक वहां पे नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे एक्सेप्शन भी कुछ है, 40 से 60 से कम भी है कुछ राज्य में, तो एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसे ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 48। ये जो टॉपिक है आपका केंद्र राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, सतर्कता आयोग है,
भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, प्रवर्तन निदेशालय। इसमें कौन सा गलत है ये बताना है आपको। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका स्थापना 1963 में हुआ था, ये तो सही ही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये जो है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये आपका आया था 1988 में, ये तो गलत हो गया। प्रवर्तन निदेशालय, तो ये जो है 1956 में, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन गलत हो रहा है, तो ऐसे में देखें तो इसका कोई आंसर नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया इस प्रश्न को। एक आध प्रश्न रहते हैं ऐसे आपके पेपर में। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? इससे ठीक सा प्रश्न पूछा गया है। लोकपाल लोकायुक्त बनाने वाली जो संस्तुति की बात की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपको थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आपको 50, और ये टॉपिक है आपका पंचायती राज्य व्यवस्था संविधान संशोधन। पहला इसमें प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया, वो कौन था? देखिए, पहले जो है केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन संविधान का जो है 70वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 2 को जो है भाग लेने का, और वो कौन है आप लोग आंसर कर लिए होंगे, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी क्या करता है, आपको पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 51। अच्छा, राष्ट्रपति के ऐसे निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहला एक ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदन, यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा के कौन सदस्य? तो निर्वाचित सदस्य, ध्यान देंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य होंगे लोकसभा राज्यसभा के। राज्य का जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य होंगे, और उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी ये बाद में शामिल कर लिया गया। ये लोग जो है राष्ट्रपति को क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अगला देखिए, ये पंचायती राज से प्रश्न है आपका। इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया है कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 243(घ)(3) में किया गया है। यह आरक्षण केवल 334 में निर्दिष्ट अवधि के समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। चलिए, अच्छा प्रश्न, इसका आंसर कीजिए। देखिए, अगर पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड बातें देखें तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका, संविधान के अनुच्छेद 243(घ)(3) में ही किया गया है इसका उल्लेख। ठीक है, और इसमें जो है पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाला स्थानों की कुल संख्या का कम से कम कितना, तो 1/3 क्या होना चाहिए, यहाँ पे महिलाओं का स्थान होना चाहिए। उसके लिए आरक्षण की बात की गई है। अब कई सारे राज्यों में यहाँ पे 50% तक आरक्षण है। दूसरा है कि आरक्षण इन 334 में निर्दिष्ट जो है अवधि समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। देखिए, 334 में विनिर्दिष्ट जो आरक्षण है, इसमें दिया गया कि समाप्ति प्रभावी नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल एक आपका। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया 73वां में, यानी पंचायत में क्या होगा, स्वशासन होगा। दूसरा देखें, शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नीचे देखिए, कोड के हेल्प से बताना है कौन सा सही है। देखिए, आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से ही रिलेटेड था, और ये कब, 1992 में। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो आपका भाग 9, ठीक है, और नए अनुसूची में भी इसको जोड़ा गया, 29 विषय दिया गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही है, स्वशासन जो है पंचायतों के लिए यहाँ पे बात की गई। ठीक है, जबकि ये जो है शहरी स्थानीय सरकार के लिए 74वां संविधान संशोधन था, ना कि 73वां था। तो शहरों के लिए 74वां था, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है ये पॉलिटी हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला सेक्शन है आपका अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी से देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनाए गए हैं।
और इसमें पहला टॉपिक है आपका विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है, क्या मेजर करता है उत्पादन कीमत सूचकांक? उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत का औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत में मामूली परिवर्तन को, या उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्पादन कीमत सूचकांक, देखिए आप लोग आंसर कर लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्पादन जो है, उत्पादित जो भी वस्तु और सेवा है उसके कीमतों का क्या करता है, औसत परिवर्तन को मेजर करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये औसत परिवर्तन को मेजर करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला है कि कृषि उद्योग और व्यापार से रिलेटेड है। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक है प्रति हेक्टेयर? यानी कि एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए दो प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछा जाता है कि चावल उत्पादन में नंबर 1 बताएं। यहाँ पे एक बात आप लोग समझ ले क्लियरली, एक आपसे पूछा जाता उत्पादन में कौन नंबर 1 है, और एक हो गया आपका उत्पादकता। ये दोनों टर्म अलग अलग है, ठीक है। उत्पादन में यदि ये पूछा जाता तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाता, पश्चिम बंगाल बन जाता। लेकिन उत्पादकता पूछा गया है, नहीं एक हेक्टेयर में कौन उत्पादन ज्यादा कर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। आप लोग आंसर सही किए होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 55। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, वैसे चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है कितना है, दूसरा है। गेहूं उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि गेहूं उत्पादकता में नंबर 1 राज्य कौन है। उत्पादन नहीं पूछ रहा हूं, उत्पादकता, ठीक है। यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य का है गेहूं उत्पादन में? देखिए एक तरफ फसल पौधारोपण है सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड प्रश्न हो गया, बट इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। जूट है, चाय है, गन्ना है, रबड़ है। वैसे तो जूट में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल अभी भी नंबर 1 है, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। चाय उत्पादन में आपका असम हो जाएगा, ठीक है। गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश। अच्छा गन्ना उत्पादन हो गया, और गन्ना उत्पादकता आप बताएंगे कि प्रति हेक्टेयर में कौन राज्य नंबर 1 है, ठीक है। रबर में देखें तो रबर में आपका केरल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 56। देखिए क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? नेफेड है, इफ्को है, एमएमटीसी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में कृषि सामानों के निर्यात में इसको शामिल नहीं किया जाता है। देखिए आंसर कर लिए होंगे, नेफेड हो गया आपका, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गया, एमएमटीसी कृषि उत्पादक, ये सब जो है निर्यातक संस्था में शामिल हो जाता है। इफ्को जो है इसमें ये शामिल नहीं होगा। तो इफ्को देखिए किससे रिलेटेड है, इफ्को रासायनिक उर्वरक उत्पादन और निर्यात से संबंधित संस्था है, तो ये आपको आंसर नहीं बनता। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का विदेशी व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार से रिलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? सट्टेबाज नहीं है, दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया या स्टैग? देखिए आसान सा प्रश्न है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। दलाल देखिए क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज में, इसका काम क्या हो, इमीडिएटर का काम होता है, ये सट्टेबाज नहीं है। बाकी देखें तो इसमें 4 प्रकार का सट्टेबाज का कार्य होता है, स्टैग हो गया, लेमड़क हो गया, तेजड़िया और मंदड़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अगला देखिए सेक्शन यहाँ पे विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान में देखेंगे तो सबसे पहला जो है आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया, इसको देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? धारामापी, विभवमापी, डायनेमो, या देखिए यानी सिंपल सा पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कौन वर्क करता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायनेमो, आपको पता है डायनेमो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और मोटर भी हो जाएगा, तो सी डी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायनेमो के बारे में आपको पता ही होगा कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को। जबकि वहीं पे मोटर देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपको कन्वर्ट करता है। बाकी दोनों का प्रिंसिपल सेम ही होता है। प्रिंसिपल सिंपल सा ये है कि दो आपका मैग्नेट होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं इसको, चलिए नॉर्थ, इसको साउथ पोल। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ बनेगा,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका, एक कोई हम कंडक्टर ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं और इसको मान लीजिए आप जैसे ही मूव कराएंगे, ठीक है, इसको मूव कराएंगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये मूवमेंट देके यांत्रिक ऊर्जा हम लोग देके और जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये जो है वर्क किस में होता है आपका, तो ये जनरेटर में होता है और जनरेटर डायनेमो आ गया और दूसरा मोटर हो गया। मोटर में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी दे के और ये मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 58 हो गया। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। देखिए टेम्परेचर मापने के लिए कुछ आपके पास डिवाइस होता है, तो निगेटिव किस में नहीं होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, केल्विन ही हो जाएगा। देखिए एक क्या होता है आपका क्वथनांक होता है, एक क्या होता है आपका गलनांक होता है। ठीक है, तो सेल्सियस में अगर देखेंगे आप तो सेल्सियस में निगेटिव भी होता है आपका, -273 होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आपका, अच्छा इसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा। केल्विन यहाँ पूछा है कि ऋणात्मक मान किसका नहीं होगा, तो केल्विन में देखेंगे तो केल्विन में रेंज आपका होता है 273 से लेके 373। अभी 273 और 373 क्या है, तो 373 क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये क्या होता है इसका आपका हिमांक। ठीक है, तो इसमें 273 ये दोनों पॉजिटिव ही है। ठीक, बाकी देखें तो यहाँ पे सारा जो है ऋणात्मक मान प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके कन्वर्जन से भी एक आध प्रश्न आते हैं तो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, जैसे फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में बदलने का होता है, ये सेल्सियस से र्यूमर स्केल में बदलने का आ गया। अगला प्रश्न है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। अब बहुत ही आसान सा प्रश्न है बट न्यूमेरिकली है थोड़ा सा। देखिए गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया है और वेगों का अनुपात पूछा जा रहा है, तब बता इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप सभी को पता होगा, 12mv²। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रश्न में आपको दिया क्या गया है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया गया है यानी काइनेटिक एनर्जी का। तो मान लेते हैं चलिए K1 दिया गया है हमको, K1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 12mv1² हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है K2 जो है हाफ आपका m, चूंकि देखिए हम m क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि लिखा है दो समान द्रव्यमान की, यानी द्रव्यमान क्या है, सेम है, मास सेम है, स्पीड अलग हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो दिया गया है और पूछा गया है आपको वेगों का अनुपात, तो बता सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, K1 डिवाइड K2 कितना दिया गया है प्रश्न में आपको, 4:9 और आपका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 12mv1² डिवाइड 12m ये v2² हो जाएगा। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वेगों का अनुपात, तो v1 और यहाँ डिवाइड भी रूट अंडर क्या हो जाएगा 4:9, तो ये आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो यानी इसका वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 61। उष्मा की इकाई जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं है, सेंटीग्रेड, अर्ग, कैलोरी, जूल। देखिए सेंटीग्रेड में नहीं आप, उष्मा को हम लोग अर्ग में, जूल में, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, एक जो है आपका जूल क्या है आपका, तो उष्मा का इकाई है, एक जूल में कितना अर्ग होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं तो लिखेंगे। ठीक है, 10⁻⁷ अर्ग होता है क्या, ये मैं लिख रहा हूँ, अगर सही है तो आप लिखेंगे यस या नो लिखेंगे। ठीक है, 61 नंबर जरूर डाल देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 62 और ये केमिस्ट्री से प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। यहाँ पे क्लोर पायरिफान्स है, कार्बेडाइजिम है, क्यूनोलाफान्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्यूटा क्लोर। अगला देखते हैं, पूछा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन या पीबीसी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीबीसी।
जय निम्नीकृत मतलब ये अपना रूप जो है क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, देखेंगे इसमें तो जय निम्नीकृत पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें देखेंगे तो कोई मान लीजिए कवक बैक्टीरिया ये सब मिलके और उसको विघटित कर दे, ठीक है, उसको चेंज कर दे, तो स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन तो बदल जाएगा। पीवीसी डिजिट, पीवीसी को जो है ये क्या करेंगे, आपको बैक्टीरिया कवक वगैरह मिलके इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये जय निम्नीकृत इसका क्या होगा, नहीं होगा, जिस रूप में आप रखेंगे। ठीक है, जैसे कोई धातु हो गया, पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसलिए जो आप देखते होंगे कि अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जो प्लास्टिक पे बैन लगाती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये अपघटित नहीं होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये प्रदूषण का क्या करती है, आप मिट्टी में जाएगी, मिट्टी प्रदूषण करेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब ये आपको पता है कि जो भी धातु वगैरह है उनका एक अयस्क होता है, धातु डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है कि एल्युमिनियम कहीं रखा हुआ आप एल्युमिनियम उठा लिए, अयस्कों से हम लोग क्या करते हैं, आपको धातु प्राप्त करते हैं। तो वैसे में पूछा गया कौन सा सही, एल्युमिनियम बक्साइड के अयस्क से, कॉपर सिनेबार, जिंक कैलामाइन से, आयरन जो है हेमेटाइट से। इसमें गलत बताना है, गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी। देखिए एल्युमिनियम तो बक्साइड के अयस्क से ही प्राप्त करते हैं हम लोग, जिंक कैलामाइन से, आयरन हेमेटाइट से ही। ये कॉपर जो आपका सिनेबार से नहीं, सिनेबार से जो है क्या प्राप्त हम लोग करते हैं, पारा। तो कॉपर जो है पायराइट से, क्यूपराइट जो है अयस्क से हम लोग कॉपर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 वनस्पति विज्ञान है। देखिए पूछा गया है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास में क्या मिलता है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए उसमें सबसे ज्यादा आयोडीन देखने को मिलता है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका। अगला देखें, प्रश्न संख्या 66 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा प्रश्न है, देखिए इसका आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी ऑक्सीजन। देखिए बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए CO2 और एक आप चाहिए जल। ठीक है, और एक चाहिए आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अगर मिल गया, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या करेंगे, तो ये बना देंगे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के बाद आपको ये बाई प्रोडक्ट में आपको मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए नहीं इसके लिए। ठीक है, तो चाहिए क्या, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका जल और एक सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब इसमें भी सूर्य के प्रकाश में भी आप देखेंगे, तो आपसे एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट में अगर बता सकते हैं तो बताएंगे, कौन से कलर में जो है फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, रेट ऑफ जो है फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर भी सकते हैं, यदि आप सभी को अगर नहीं, अब कुछ लोगों को पता होता है तो उनके अंदर होता है कि हाँ कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाए जो हम बताएं। ठीक है, तो उनको खुशी आनंद आता है कि हाँ हम प्रश्न का आंसर कर रहे हैं। तो वैसे एक आध एक्स्ट्रा प्रश्न है आप सभी के लिए, आप बताएंगे कौन से कलर में जो है फोटोसिंथेसिस यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्या कृत्रिम प्रकाश में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। अब ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है ये बैलेंस किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें दिया गया है, अम्ब्रेल ताना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, आर्किड यहाँ पे आर्किड दिया है, यहाँ पे अधिपादप घटपर्णी जलोद्भिद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। देखिए अमरबिल तो ताना परजीवी है, अमरबिल आप देखे भी होंगे, जो पौधे वगैरह होते हैं आपके, जनरली पीपल वगैरह में देखेंगे तो उसके ऊपर एक जो है आपको देखने को एक पौधा मिलता है, तो ये तना परजीवी के रूप में है। चंदन जो है ये जड़ परजीवी हो जाएगा, आर्किड जो हो जाएगा अधिपादप हो जाएगा, घटपर्णी ये जो है कीटभक्षी होता है, जलोद्भिद नहीं होता है, ये तो कीटों का भक्षण करता है घटपर्णी। इसके पत्ते जो है खुले रहते हैं, कीट जैसे बैठे हुएंगे, वो पत्ता क्या होगा उस कीटों को अंदर लेता है, तो घटपर्णी कीटभक्षी होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 68। तो ये हम लोग साइंस तक देख लेते हैं, फिर अगले पार्ट में देखेंगे, तो दो तीन प्रश्न और हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित, ये मानव चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान से प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसमें एड्रोस्ट्रोन है, टेस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, बहुत आसान सा रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजोन, ये स्त्रीलिंग हार्मोन होता है आपका। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 69। पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी, सूखा रोग, सी मसूड़ों में खून का आना, ए गठिया, बी1 बेरी। ठीक है, देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। बाकी देखेंगे तो विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग, सी मसूड़ों में खून आना हो जाएगा, और ये वाला जो है ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, गठिया नहीं होता है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बी1 बेरी सही है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जाता है, जैसे बी1 है तो बी1 का रासायनिक नाम क्या है आपका? थाइमिन है आपका। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ए का रासायनिक नाम क्या है आपका? ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। सी का देखेंगे तो स्कर्बी कम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डी बचा तो इसका कैल्सीफिरोल होता है, इसमें भी एक D3 और D4 होता है आपका। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं D3 किसको बोलते हैं। ठीक है, एक अर्गो कैल्सीफिरोल होता है, एक कैली कैल्सीफिरोल होता है, तो आप बता सकते हैं D2 और D3। ठीक है, यानी D2 का रासायनिक नाम क्या है और D3 का रासायनिक नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ औषधि है और एक तरफ इनका उपयोग है। क्लोरोमाइसेटिसिन टाइफाइड नासी होता है, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी होता है, क्यूनिन कुनैन यानी मलेरिया रोधी होता है, और एस्प्रिन जो है निश्चेतक यानी आदमी को जो है निश्चेतक कर देता है, चेतना उसका शून्य हो जाता है। चलिए, तो ये इसमें गलत बताना था, ऑप्शन ए तो सही है, क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड को नाश करने वाला ही होता है, क्रिस्टल वायलेट भी सही है, क्यूनिन जो है मलेरिया रोधी, एस्प्रिन जो होता है ये आपको निश्चेतक नहीं है, दर्द निवारक होता है एस्प्रिन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य जो है 70 किलो भार वाला वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल मात्रा कितना होगा? ठीक है, 70 केजी का भार का कोई व्यक्ति है तो उसका जो है रक्त कितना होगा, ये पूछा गया है। देखिए, जनरली आप देखेंगे तो सामान्य मनुष्य में जो है, एक वयस्क मनुष्य में देखेंगे तो कुल उसके भार का लगभग 7% रक्त होता है। तो ऐसे 70 केजी है तो 70 केजी का 7% निकालें तो ये जो बन जाएगा 749 और ये नीचे 100, यानी ये आपका लगभग 4.9 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो 4.9 केजी, तो इसको यहाँ पे मिलीलीटर में आंसर दिया गया है, तो ये लगभग जो है 4900 मिलीलीटर हो जाएगा। अब 4900 मिलीलीटर तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसके करीब यहाँ पे आपको 5000 दिख रहा है, तो 5000 का ऑप्शन को कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टनेस नहीं होता है, ऐसे 5 से 5.5 लीटर एक वयस्क मनुष्य में पुरुषों में होता है और 4.5 से 5 लीटर स्त्रियों में होता है, लेकिन ये ओवरऑल एक कैलकुलेशन है कि लगभग 7% होता है उसके वजन का। 7% निकालेंगे तो 4.9 केजी आ जाएगा और 4900 मिलीलीटर आ जाएगा, इसके अप्रॉक्स डाटा ये 5000 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कर लेंगे? बी सही कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये साइंस वाला सेक्शन हम लोग कर लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो पेप्सिन नाम का आपका एंजाइम होता है जो प्रोटीन को क्या करता है? एमिनो अम्ल में आपको कन्वर्ट कर देता है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि जीवाणुभोजी के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणुभोजी आनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं, जीवाणुभोजी को संक्रमित भी करते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिक रूप में प्रयुक्त भी किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये 73 प्रश्न हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो कृषि और पशुपालन है, तो कृषि और पशुपालन 74, यहाँ से हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा।
और बाकी जो है कम ही करें, लेकिन बेहतर तरीके से अगर काम करें। जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया इसको आत्मसात करें और देखें कि आप कितना कर पाए हैं। एनालिसिस करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, रिवीजन करते रहें। कोई फीडबैक कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कृषि पशुपालन से, यानी लगभग 140 प्रश्न तक देखेंगे। और इसमें आपका आज हम लोग देखें जिसमें हिस्ट्री देख लिए, ज्योग्राफी, और इसके अलावा इकोनॉमी, पॉलिटी हो गया, आपका साइंस हो गया, अप्रोक्स साइंस भी फिनिश ही हो गया। तो इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर का प्रश्न हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, कुछ मिसलेनियस प्रश्न वगैरह है, तो ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।